नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाएंगे दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है लास्ट के 6 एपिसोड का। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स होने चाहिए और सब्सक्राइब करें अमेजिंग सीरीज के लिए जो इसके बाद आने वाली है। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11। हम पहले सीन में बानी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट के अंदर आई थी और कॉफी लेके वहां से जा रही थी और तभी हम देखते हैं उसे केड मिलता है और उसको नहीं पता था कि वो केड है। हम देखते हैं केड उससे थोड़ी बहुत बात करता है और शायद किसी तरह का माइंड कंट्रोल और ये करने का उसे जाने देता है। और वहीं पर वो जैसे कॉफी लेने लगता है केड, हम देखते हैं कि वो लड़ाई करवा देता है बॉस और एम्प्लॉय के बीच में क्योंकि बॉस की वाइफ का अफेयर चलने लग रहा था उसके एम्प्लॉय के साथ और उन दोनों को लड़वाने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं केड अब टाउन में आ चुका है। अब फिर हम अगली सीन में मैट को देखते हैं जो अपनी स्पीच देने लग रहा था और वहां पर वो एक टाइम कैप्सूल खोलने वाले थे जो उनकी हिस्टोरिकल सोसाइटी ने ढूंढ लिया है। और ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और एक तरह से गैदरिंग हो रही थी वहां पर। और वहीं पर हम देखते हैं स्पीच देने के बाद मैट ध्यान देता है कैरोलाइन पे जो एक खड्डा खोदने लग रही है जिसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है प्लास्टिक का। और ये देखने के बाद मैट उसके पास जाता है और बोलता है तुमने क्या छुपाया था यहाँ पर। और तभी वो बताती है हमने भी अपना टाइम कैप्सूल बनाया जब हम 11 साल के थे, मैंने, अलीना ने और पानी ने मिलके बनाया था अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। और तभी हम देखते हैं वो बैठ के खोलने लगते हैं और ये देखिए कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा खुश थी और वहां पर उस टाइम कैप्सूल में से भी बहुत सारी पुरानी चीजें निकल रही थी 1790 की, जिसको देख के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे और खुश भी। तभी कैरोलाइन एक तरह से अपना बचपन का लेटर पढ़ने लगती है जिसमें अपने सारी विश लिस्ट देखी थी उसने और ये देख के बोलती है इतनी सारी विश लिस्ट थी और लास्ट में था एक अमेजिंग हस्बैंड। और ये कहने के बाद सैड हो जाती है क्योंकि स्टेफन उसके पास अभी है नहीं। और ये देखने के बाद मैट उससे पूछता है कि स्टेफन अब तक सही नहीं हुआ और तभी कहते नहीं, बल्कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और ये कहने के बाद मैट बोलता है गलती तो थी, मानता हूं इस टाइम पे डेविल, साइरेंस ये सब गलतियां कर रहे हैं बट एक टाइम पे स्टेफन भी तो है, चाहे इनर साइड पे हो बट स्टेफन ने भी गलतियां की है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन थोड़ी और निराश हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं बानी को जो एंजो के साथ उस बेल को लेके वहां से जाने लग रहे थे क्योंकि मैट के फादर से उन्होंने बेल ले ली थी और उसको कहीं छुपाने के लिए जा रहे थे जिससे कि उसे कोई ढूंढ ना पाए। तभी हम देखते जाते समय वो बेल बजती है और जिससे बहुत ज्यादा बानी के सर में दर्द होता है क्योंकि वो उस पर भी इफेक्ट कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि एंजो बोलता है सॉरी, मैं ट्राई करूंगा कि स्मूथली यहाँ से निकल जाए पर जाना कहाँ है। पर तभी बानी बोलती है मैं बता नहीं सकती हूँ, एक सीक्रेट जगह है, बस चलते रहो। और तभी हम देखते हैं बानी के फोन पे एक मैसेज आता है कैरोलाइन का और उसकी जो विश लिस्ट थी जो उसने 11 साल बनाई थी वो उसको फॉरवर्ड करती है। तभी हम देखते हो देख के हंसती है और वो सारे बचपन के ड्रीम्स जो बकेट लिस्ट थी उसकी, इसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश थी। बट तभी हम देखते हैं एंजो बोलता है तुम्हारी इतनी छोटी बकेट लिस्ट है और तभी बानी बोलती है ऐसा मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम्हारी क्या थी। और तभी एंजो बोलता है मैंने कभी बनाई नहीं, मैं इमॉर्टल हूं, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं और मुझे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ऐसा कुछ खास था भी नहीं। और तभी हम देखते हैं बानी बोलती है प्लीज तुम्हें बनानी चाहिए, तुम हमेशा थोड़ी ना इमॉर्टल रहोगे, शायद तुम क्योर ले लो मेरे लिए। और तभी एंजो बोलता है हाँ वो तो सोचना पड़ेगा बट बकेट लिस्ट बनानी तो जरूरी है। और तभी हम देखते हैं वो बकेट लिस्ट बनाने के लिए तैयार था, मतलब कि वो कुछ चीजें करना चाहता है मरने से पहले। तभी फिर हम देखते हैं इस मोमेंट पर पहुंच चुके थे एंजो और बानी एक रेसिंग ट्रैक पे जहां पर हम देखते हैं एंजो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है और बहुत एक्साइटेड है जिसको देख के बानी भी बहुत ज्यादा खुश है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वो गाड़ी रोक के आता है बानी के पास और बानी उससे पूछते हैं कुछ और तुम्हारी विश लिस्ट में है तो बता दो, हम हर चीज करेंगे आज। और ये कहने को बोलता है और क्या चीज होनी चाहिए। और तभी बानी बोलती है हाँ कुछ तो और होगा ना, तुम कर सकते हो, बाद में तुम ह्यूमन बन जाओगे तब लाइफ का रिस्क है, अभी नहीं है, तुम कुछ भी ट्राई कर सकते हो और तब मजा आएगा। और ये कहने को बोलते बंजी जंपिंग भी ट्राई करनी है और पैराग्लाइडिंग भी, बट देखते हैं कौन सा पहले करते हैं। बट तुम्हें कैसे पता कि मैं क्योर लूंगा ही, और तुम मुझे कितना जानती हो बानी बेनेट। और तभी बानी उसके पास आती है और बोलती है मैं तुम्हें 101% जानती हूँ और उसे किस करने लगती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं दोनों बहुत ही अमेजिंग मोमेंट एक साथ बिता रहे थे। अब फिर हम देखते हैं सेल्वाटोर हाउस के अंदर। इस मोमेंट पे स्टेफन के पास डेमन जाता है बट हम देखते हैं स्टेफन बहुत ज्यादा इरिटेटेड था और कहता है कि मुझसे मिलने क्यों आए हो और तुम्हारी वजह से सारी प्रॉब्लम होने लग रही हैं और मैं इस टाउन को अच्छा भला तबाह कर रहा था। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पर साफ मना करता है डेमन और बोलता है मेरी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन हो चुकी है और मुझे फालतू काम कुछ भी नहीं करने हैं और ट्राई तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये कहने के बाद साफ मना कर देता है। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद डेमन बोलता है चल मैं तेरे लिए पैनकेक्स बना के लाता हूँ और उसके बाद वहां से चला जाता है। जैसे वो पैनकेक्स बनाने के लिए जाता है हम देखते हैं वहां पर केड आ जाता है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पर पैनकेक्स बना के आ चुका था डेमन
और देखता है कि वहां पर रस्सियां और बेल सब कुछ टूटी हुई हैं और वहां पर आग लगी हुई थी। और ये देखने के बाद पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं वहां पर केड खड़ा था और केड को देखने के बाद एकदम हैरान था कि वो यहाँ क्या कर रहा है और शायद उसी ने स्टेफन को यहाँ से भगाया है। तभी हम देखते हैं केड बोलता है मैं रियल हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं हूँ। तभी उसकी ट्रे हाथ से लेता है और साइड में रख देता है और बोलता है अब शायद तुम बिलीव करते हो कि मैं रियल में आ चुका हूँ। जितनी बेल तुमने बजाई 10-11 उसमें मेरा आना तो पक्का था, मुझे थोड़ा मोटिवेट करना है तुम लोगों को जिससे तुम काम जल्दी करो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन साफ मना करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा टर्मिनेटर नहीं बनना और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है अब इन चीजों में, तो कोई और ढूंढ लो। और तभी ये सुनने के बाद केट बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, पहली बात तो तुम्हारे इमोशंस, चलो इनको भी खत्म करते हैं, तुमको एक ऑप्शन देता हूं, आज तुम क्या 100 इविल लोगों को मारोगे या फिर एक को मारोगे, एक कोई और नहीं कैरोलाइन है वो। और ये कहने के बाद बोलते सोच लो तुम्हें 100 लोगों को मारने का गिल्ट रहेगा या फिर अपने ब्रदर की गर्लफ्रेंड को। और ये खुद सोचने के बाद उसको टाइम देता है पूरे 1 दिन का और वहां से चला जाता है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डेमन हैरान था और टेस्ट भी वो क्या करने वाला है। अब फिर वही हम देखते हैं उस फेयर के अंदर मैट था और वहां पर उस बॉक्स से निकली हुई चीजों को देख रहा था। तभी हम देखते हैं उसको मैक्सवेल का एम का एक सिंबल दिखाई देता है जो उसकी फैमिली का था। और ये देखने के बाद सीधा फोन करता है उस इंटर्न को और पूछने लगता है कि ये क्या है। और तभी पता चलता है कि ये एक तरह का सीक्रेट कोड पढ़ने के लिए यूज होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में जो उसकी फैमिली ने किया होगा और शायद उसकी फैमिली में कोई डिटेक्टिव रहा होगा। और ये कहने के बाद मैट बोलता है चलो एक और सबसे वियर्ड बात मेरी फैमिली के बारे में और पता चली। और जैसे वो फोन काटता है हम देखते थोड़ा टेंस था कि किस लिए यूज होता है और उसकी फैमिली कितनी पुरानी है इस टाउन के अंदर। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कैरोलाइन के पास आ चुका था डेमन और आने के बाद उसे बताता है कि मुझे केड मिलने के लिए आया था और उसने स्टेफन को वहां से भगा दिया किसी काम के लिए, हमें उससे पहले कुछ सही करना होगा, जैसे उसने मुझे ड्यूटी दी है तुम्हें मारो या फिर 100 लोगों को। और डोंट वरी मैं तुम्हें भी नहीं मारने वाला हूं बट मैं 100 लोगों को भी नहीं मारना चाहता हूं, इसलिए बेटर इन सब लोगों को यहाँ से भगाओ और खुद भी सेफ रहे। और मैं कुछ सेकंड प्लान सोचने के लिए जा रहा हूँ। और तभी कैरोलाइन बोलती है ऐसे कैसे जा सकते हो, मुझे कुछ तो बताओ क्या प्लान है। और तभी डेमन बोलता है नहीं वो माइंड रीडर है, वो सब कुछ पढ़ लेगा, इससे बेटर है कि मैं किसी को ना बताऊं और अगर ना बताऊंगा तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा प्लान। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। कैरोलाइन सब लोगों को लेके आ चुकी थी मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर और वहां पर सब लोग कहती है कि आज हैप्पी आवर है, पूरे दिन यहीं पर एंजॉय करो। तभी हम देखते हैं वो सीधा जाती है बार के पास और वहां पर मिलता है उसे मैट और बोलता है ये सब क्या है, ये सब लोग बाहर थे ना। और तब बोलती है यहाँ पर केड आ चुका है और उसने डेमन को कहा है कि 100 लोगों को मारो या मुझे, नॉर्मल हमारे लिए हो चुकी है सिचुएशन तो। और तभी हम देखते हैं कि वो एक ड्रिंक बना के देती है और बोलती है मैट ये ड्रिंक करो तुम्हारे लिए बेटर होगा। और तभी मैट बोलता है ये है क्या, और बोलती है मार्गरीटा ड्रिंक है मेरे ब्लड के साथ। और तभी मैट बोलता है मैं तुम्हारा ब्लड नहीं लेने वाला हूं और वैम्पायर बनना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है बल्कि एक सफरिंग है। और ये कहने के बाद उस ड्रिंक को पानी में फेंक देता है जिससे कि उसको नहीं बनना एक वैम्पायर। और ये कहने को चला जाता है और हम देखते हैं अब कैरोलाइन को उसकी टेंशन भी हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था कि केट टाउन में आ चुका है। अब फिर हम मैट को देखते हैं जो जाके बैठ जाता है उस इंटर्न के साथ और पता करने की कोशिश करता है कि जो टेक्स्ट के लिए वो फाइंडिंग डिवाइस कैसे काम करता है। और तभी वो बताता है कि अगर राइट पेज पे राइट पोजीशन पे इसको रखो तो यहाँ पर एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है जो एक सीक्रेट कोड है, बट आपको सही पता लगाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी लाइक टेंशन की बात है कि और सही डॉक्यूमेंट कैसे मिलेंगे। और तभी हम देखते हैं जब ये दोनों बातें कर रहे थे वहां पर आ जाती है कैरोलाइन और कैरोलाइन बोलती है कि चलो अब तक तो कोई खबर नहीं मिली है ना डेमन से ना किसी और से, यहाँ हेल की फायर भी नहीं है तो अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है मतलब। और ये कहने के बाद इंटर्न बोलता है हेल की फायर मतलब क्या। और तभी मैट बता देता है कि केड यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है। और तभी ये सुनने के बाद इंटर्न बोलता है केड यहाँ पर आ चुका है द आर्केडियस, और ये बड़ी अमेजिंग बात है। और तभी कैरोलाइन बोलती है अमेजिंग नहीं है और मैंने तो मैट को कहा था वो ड्रिंक पी लो तो ज्यादा बेटर है। और तभी मैट बोलते नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मौत या फिर जिंदगी बीच में और कुछ नहीं। और ये कहने को इंटर्न बोलते तुम इसे वैम्पायर बनाना चाहती थी। और तब बोलती हाँ मेरे ब्लड से बन सकता था बट थिंग इसको इंटरेस्ट नहीं है, अगर मान लो गलती से मर जाए तो वैम्पायर बन के जिंदा तो रहते हैं। बट तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद मैट साफ मना करता है और तभी इंटर्न पूछता है कैरोलाइन से कि कैसा फील होता है वैम्पायर बन के। और तभी कैरोलाइन बताती है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, एट द सेम टाइम तुम्हारे सारे इमोशन हाइप हो जाते हैं, उस पर तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बट तभी मैट बोलता है वाहियात सिचुएशन हो जाती है, तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, वैम्पायर बनना सबसे बेकार है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और उसको बहुत बुरा फील हुआ था। अब फिर वही हम देखते हैं डेमन जो सारा सामान कलेक्ट कर रहा था यहाँ से जाने के लिए, उसके पास केड आ जाता है और बोलता मुझे लगा कि तुम मेरा काम कर रहा है और थोड़ा बिजी होगा इस मोमेंट पर। बट तभी डेमन बोलता है मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे पास शाम तक का टाइम है,
मैं आराम से कर सकता हूँ और मेरी मर्जी है मुझे करना क्या है। और ये कहने के बाद केट बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं लगता और तुझे ये सब करना पड़ेगा। तभी डेवन बोलता है मैं ऐसा वायलेंस नहीं करना चाहता हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहने के बाद केट बोलता है मुझे पता है बट मैंने जो शर्तें दी है वो तो पूरी करनी पड़ेंगी। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है हाँ तुम्हारी अपनी बनाई हुई शर्तें ना, मुझे उसे फॉलो नहीं करना। और तभी केट बोलता है हाँ मुझे पता है तुम तो डेमन सैल्वाटोर हो ना, तुम हमेशा डेविल को मारने का प्लान हमेशा बनाते रहते हो बट जो भी तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और तभी जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है, उसको पेन देता है और तभी दिखाता है कि ना वो जल सकता है ना उसके अंदर आग लगने के बाद भी कुछ होगा उसे, और वहीं पर उसका दिल निकालने पे भी मरेगा नहीं। तभी अपना दिल निकाल के दिखाता है और कहता है मैं ऐसे नहीं मरने वाला हूँ। और ये सब देखने के बाद फिर से डेमन को पेन देता है और उसको अकेला छोड़ के चला जाता है और बोलता है तुझे काम करना ही पड़ेगा। और अब डेमन खुद कंफ्यूज है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब फिर हम देखते हैं अब रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका था डेमन और सीधा मिलता है कैरोलाइन से और बताता है कि हेल्प नहीं हो पाई है, प्लान सी सोचना पड़ेगा, प्लान बी फेल हो चुका है। मैंने केट को जलाने के बारे में सोचा, उसका दिल निकालने के बारे में, वो उसने खुद ही करके दिखा दिया और मरने नहीं वाला है। और तभी हम देखते कैरोलाइन बोलते हैं तुम बेवकूफ हो, ऐसे छोटे प्लान सोच रहे हो। और तभी डेवन बोलता है इससे बड़ा प्लान हमारे पास है भी नहीं है और यही लास्ट ऑप्शन था। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलते हैं वेट अ मिनट, हम क्योर यूज कर सकते हैं, हम उसे इमोर्टल से इमोर्टल बना के मार सकते हैं और ये तो आराम से हो सकता है। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं, हम कैरोलाइन मेरे लास्ट ह्यूमन चांस बनने को बिल्कुल भी बीच में नहीं ला सकते हैं और तब तक कोई और प्लान सोचना पड़ेगा। बट तभी कैरोलाइन बोलती है बिल्कुल सही प्लान है, हम अलीना की बॉडी से क्योर ले लेंगे, उसके बाद हम लगा देंगे सीधा केड को लगाने के बाद उसके बॉडी से निकाल लेंगे और फिर तुम्हें लगा देंगे। और तभी डेवन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जब तक अलीना जगेगी मैं मर चुका हूँ, अगर मैं ह्यूमन बन गया तो अभी 60-70 साल है अलीना के वापस आने के। और ये कहने को बोलता है हाँ वो पता है बट तब तक एंजो ले लेगा ना, क्योंकि एंजो भी ह्यूमन बनना चाहता है। आई एम सॉरी तुम्हें बताना भूल गई बट ये उसका प्लान है। बट तभी डेवन बोलता है ऐसा क्यों होगा और अलीना का ब्लड सिर्फ मेरे लिए है और कोई और क्यों आ रहा है बीच में। और तभी कैरोलाइन बोलती है ये सबका ब्लड है, सिर्फ तुम्हारा क्योर नहीं है और इसका सबका हक है और लाइन बाय लाइन सब अपनी ह्यूमैनिटी जी सकेंगे और नॉर्मल लाइफ भी, और ये हमारा एक लास्ट सोर्स है और तुम्हें हाँ करनी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं डेमन रेडी हो जाता है इस प्लान के लिए क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अब फिर हम बानी को देखते हैं, उस लोकेशन वाले घर पे पहुंच जाती है जो सीक्रेट थी। तभी हम देखते हैं वो एंजो को बताती है ये घर मैंने तब लिया जब मेरे डैड मर गए थे उनके पैसों से और ये बिल्कुल एक सीक्रेट है, किसी को भी नहीं पता इस घर के बारे में और मैंने इसे बेल रखने के लिए और कुछ चीजें छुपाने के लिए लिया था। और तभी हम देखते हैं कि दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे वो घर के अंदर जाती है बोलती है कि जो तुम करना चाहो कर सकते हो, जिस तरह की बंजी जंपिंग या कुछ भी, जब तक तुम्हारे शौक पूरे नहीं हो जाते और फिर ह्यूमन बन जाना, फिर हम दोनों एक साथ लाइफ बिताएंगे। तभी हम देखते हैं अंदर जाती है और इनवाइट करती है एंजो को घर के अंदर और हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे और अपने अमेजिंग मोमेंट बिता रहे थे लाइफ के। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अब बानी के पास फोन आता है डेमन का और जो बताता है कि उसे क्योर चाहिए और तुमने बिना पूछे किस तरह से प्लान बना लिया क्योर लेने का। और तभी बानी बोलती है पहली बार मैंने अपने आप को फर्स्ट रखा है और ये मैं एंजो को क्योर देना चाहती हूँ और ये मेरी मर्जी थी। बट तभी डेमन बोलता अब ऐसा नहीं होगा, थोड़ा प्लान में चेंज है, हम पहले केड को देंगे। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, अगर मान लो हमारा क्योर भी खत्म हो गया तो उसके बाद कोई चांस ही नहीं बचेगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सब मारे जाएंगे और हमको ऐसा करना पड़ेगा। तभी बानी बोलती है ना, पहले मैं अपने आप को आगे रखना चाहूंगी फॉर द फर्स्ट टाइम। बट तभी डेमन उसे किसी तरह मना लेता है और हम देखते हो बहुत ज्यादा उदास थी और दूर खड़ा एंजो ये सारी बातें सुन रहा था और ये सब सुनने के बाद वो क्योर लेने के लिए तैयार थे सिर्फ केड के लिए। बट हम देखते हैं इस वजह से सब लोग सैड हो चुके थे, स्पेशली बानी। अब फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो सीधा आती है एक ड्रिंक बना के उस इंटर्न के लिए और बोलती ये पियो, ये स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ है और कोई तुम्हें मैसेज मिला क्या। और तभी बोलता है मैं ढूंढ तो रहा हूं बट अब तक कुछ ढंग का मिला नहीं है। बट तभी कैरोलाइन बोलती है एक बात पूछूं, तुम इन सब चीजों में इंटरेस्टेड कैसे हो और तुम्हें इतना सुपरनेचुरल से ओके क्यों लगता है जैसे कुछ खास है ही नहीं। और तभी वो लड़का बताता है कि मेरी फैमिली में हमेशा कर्ज चलता हुआ है, कोई सही से रहा ही नहीं है, किसी को कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, कभी भी कोई सही था ही नहीं। बट फिर मेरी फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स दोनों जॉब करते थे, लाइफ अच्छी थी। बट द प्रॉब्लम वॉज मेरी बहन और मेरे फादर की डेथ हो गई जलकर। और उसके बाद मैं फिर डिप्रेशन में आ गया कि हमारी फैमिली में कर्ज चलता ही जाएगा। बट तब मैंने मेरी बहन और फादर को सपने में देखा जो बहुत ही ज्यादा खुश थे अपने क्रिसमस ड्रेस में, जिस पे मैं उसे हमेशा चिढ़ाया करता था। बट थिंक दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, उनने मेरी तरफ वेव किया और चले गए। तब से मुझे सुपरनेचुरल चीजों में इंटरेस्ट आने लगा है और आज देखो मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ जहां पर मुझे सुपरनेचुरल के बारे में
पता भी है। और तभी दोनों हंसने लगते हैं और तभी कैरोलाइन पूछते तो क्या करे इस डेविल का, केड का, और ये कहने को बोलता है डेविल को तो अपने हेल में ही रहना चाहिए, यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है। और तभी हम देखते हैं वहां पर दो लोग गिर जाते हैं और खून की उल्टियां कर करके जमीन पे गिरे हुए थे। और ये देख के सब लोग चिल्लाने लगते हैं, डरने लगते हैं और पता चलता है वहां पर केड आ चुका है। तभी केड एक बंदे को जलाने लगता है और बोलता है ये एक चोर था। और तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है मैट और सब लोगों को कहता है पीछे के रास्ते से भागो। बट तभी केड बोलता है यहाँ पर हर एक का टेस्ट होगा, जो इनोसेंट होगा वो उसी को जाने दूंगा वरना सबको मार दूंगा। बट हम देखते हैं सब लोग मैट के पीछे जाते हैं और उनको भाग देते हैं उनको। बट हम देखते हैं वहां पर इंटर्न कैरोलाइन खड़ी थी और वहां पर आ जाता है डेमन आ चुका था और डेमन बोलता है ये सब क्या कर रहे हो। और तभी केड बोलता है जो काम तुम्हें दिया शायद मैं वो कर रहा हूं और तुम लेट हो रहे हो, तुम ऐसा कर सकते हो सीधा उस कैरोलाइन को मार दो और कहानी खत्म करो। और तभी कैरोलाइन बोलती है मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो। और ये कहने के बाद केड बोलता है तूने कुछ नहीं किया, बट थिंग इज तुम स्टेफन की गर्लफ्रेंड हो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो कहता है कि मैंने स्टेफन को सेम चॉइस दी थी, उसने तो मना नहीं किया, उसने तो डेमन की गर्लफ्रेंड को मारने के लिए पीछे जा चुका है रास्ते में। और ये कहने के बाद एकदम डर जाता है और कहता है ऐसा करना मुश्किल ही नामुमकिन है स्टेफन के लिए कि वो अलीना को हर्ट करे, बट बोलता है वो ऐसा करने वाला है। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद अब डेमन बोलता है हाँ मैं करूंगा, किसी को मारूंगा। और तभी वो एक लड़की के ऊपर फीड करने लगता है और उसे मार देता है। और ये वो इंटर्न देख के डर जाता है और उसके ग्लास में जो वैम्पायर ब्लड था उसे पीने की कोशिश करता है, बट तभी उसके हाथ से वो गिर जाता है डर के मारे और कहता है ये सब क्या हो रहा है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं वो सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट कैरोलाइन उसे बचा के वहां से भाग जाती है। और ये देखने के बाद अब डेमन बोलता है अब तो तुम खुश होगे, बट तभी केड बोलता है हाँ भी और ना भी, अभी लिस्ट लंबी है, पूरी कंप्लीट कर। जिस लड़की को तूने मारा है वो गिनेगी नहीं क्योंकि वो अच्छी लड़की थी, उसकी सोल मेरे किसी काम की नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन मान चुका था उसके प्लान पे और वहां पर स्टेफन जा रहा था अलीना को मारने के लिए सीधा न्यूयॉर्क की तरफ। अब फिर हम स्टेफन को देखते हैं जो एक लड़की का पीछा करने लग रहा था, उसे पेट्रोल पंप पे रोकता है और उससे बातचीत करने लगता है और कहता है मेरा बॉस बहुत ही इरिटेटिंग है, मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अलग रखना चाहता हूं बट उसकी बात माननी पड़ती है, ऊपर से दिमाग पड़ सकता है लोगों का, तो उसने मुझे तुम तक जाने के लिए कहा है। तभी हम देखते हैं लड़की बोलती है मेरा तो कोई बॉस नहीं है। और तभी हम देखते हैं पास आता है स्टेफन, उसे कंपेल करता है और कहता है वो सब करोगी जो मैं कहूंगा। और ये कहने के बाद उसे कंपेल करता है और उससे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाना शुरू करता है। तभी फिर कैरोलाइन का फोन आता है स्टेफन के पास और स्टेफन उठा के बोलता है मेरे पास कॉल मत करो, मैं थोड़ा बिजी हूं और इरिटेट तो बिल्कुल मत करो। और तभी कैरोलाइन बोलती कैसा काम है, और तब बोलता मेरा कुछ पेपर वर्क है और मैं कंप्लीट कराता हूँ और फिर बात करूंगा। और ये कहने के बाद कैरोलाइन कंफ्यूज थी क्या पेपर वर्क है, और उस औरत से वहां पर साइन करवाई जा रहा था 3-4 जगहों पे, जैसे कि उसका कोई बड़ा प्लान हो जो केड ने प्लान किया है। और फिर हम देखते हैं बानी को एंजो के साथ, और एंजो घर में देखता है कॉफिन को और पता चलता है ये अलीना को कॉफिन है। और ये कहने के बाद बानी एक्सप्लेन करती है कि तुम दोनों जब जा चुके थे मुझे अलीना की बहुत ज्यादा टेंशन थी कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए न्यूयॉर्क से मैंने उसके लिए स्पेशली घर खरीदा जिससे कि मैं उसको छुपा सकूं, कुछ भी गलत हो सकता था उस टाइम पर, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए घर खरीदा और यहाँ पर अलीना को रख दिया। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है तुम कितनी सेल्फलेस हो, तुम दूसरों के लिए जीती हो अपने दोस्तों के लिए, और यही तुम्हें बानी बेनेट बनाता है। और ये कहने के बाद पास आ जाता है और बोलता है बानी बेनेट मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ और वो क्योर भी ले सकता हूँ। और तभी बानी बोलती है क्योर का पता नहीं है, अब 100% श्योर मैं भी नहीं हूँ, प्लान चेंज हो चुके हैं बट थिंग इज वी विल ट्राई। और ये कहने के बाद किस करने लगते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां पर स्टेफनो साइन कराए जा रहा है और सारे जैसे साइन कंप्लीट होते हैं हम देखते हैं कि एंजो बाहर खींचा चला जाता है और घर के बाहर जाके गिरता है। और ये देख के बानी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि ये तो उसका घर था। तभी हमें पता चलता है कि स्टेफन ने वो घर उस लड़की के नाम कर दिया था जिसको कंपेल करके पीछा कर रहा था और उससे वापस घर ले लिया था, और इस घर की ओनर वो थी। और तभी हम देखते हैं उस लड़की से अपने आप को इनवाइट करने के लिए कहता है उस घर के अंदर, और ये कहने के बाद वो सीधा निकल देता है उसी घर की तरफ। और हम देखते हैं यहाँ पर बानी बहुत ज्यादा टेंस्ड है कि एंजो के साथ हुआ क्या और वो घर से बाहर कैसे चला गया। अब फिर वही हम बानी को देखते जो डर चुकी थी, बार बार बुलाने के बाद भी एंजो घर के अंदर नहीं आ पा रहा था, तो ऐसा करती है कि वो सीधा जाती है अलीना के पास और उसकी कॉफिन को खोलती है और इंजेक्शन से उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करती है जो एक तरह से क्योर था। बट हम देखते हैं उसको बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था अलीना के लिए भी और खुद के लिए भी, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की काम कर रही है और एक अटेम्प्ट ही मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि वो अलीना का ब्लड निकाल लेती है बहुत ही सेफली जिससे कि क्योर बाहर आ सके। अब फिर वही हम देखते हैं कैरोलाइन को और मैट को जहां पर वो साफ सफाई कर रहे थे, और तभी हम देखते हैं मैट को बहुत ज्यादा गुस्सा था
और बोलता है चलो यहाँ पर कुछ तो सही हुआ, कुछ लोग मर चुके हैं कैरोलाइन। और तभी कैरोलाइन बोलती है हाँ बट बाकियों को मैंने कंपेल करके भेज दिया है, इससे बेटर क्या हो सकता है। और ये कहने को मैट बोलता है क्या हो सकता है, यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है, इससे वर्स्ट क्या हो सकता है, हर बार यही होता है, पहले टाउन कितना अच्छा था अब कितना बेकार हो चुका है। और तभी कैरोलाइन बोलती है ऐसा कुछ नहीं था, पहले भी बेकार था अब भी बेकार ही है, थिंग इज हमें पता नहीं था क्योंकि हम बच्चे थे और बड़े अपने आप मामला संभाल रहे थे, बट अब हम पे पड़ी है तो हमको करना पड़ रहा है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। और ये कहने के बाद गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और हम देखते हैं इंटर्न इग्नोर करता है दोनों को और अपना काम करता है। बट तभी मैट बोलता है तुम्हें नहीं लगता आज तुम बीच में पड़ गए थे इस सबके। और तभी इंटर्न बोलता है नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मरते मरते बचाऊं बट इसमें मैं किसी की भी गलती नहीं मानता हूं। और पर्सनली वो सब सर्च करते करते बोलता है कि मुझे मिला है तुम्हारा फैमिली का पेंडेंट, तुम इसे रखो अपने पास और मुझे चलने दो, मुझे ज्यादा रिसर्च करनी है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और मैट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि वो किसको ब्लेम कर रहा है जहां पर किसी उसकी गलती भी नहीं है 1% भी। अब फिर हम अगले सीन में डेमन को देखते हैं जो स्टेफन की गाड़ी का पीछा कर रहा है, ऐसा डेमन को लगता है। बट स्टेफन तभी कॉल करके बोलता है कि तुम मेरे पीछे नहीं हो, पहली बात तो मैं न्यूयॉर्क जा ही नहीं रहा हूं, मैं अपस्टेट न्यूयॉर्क में हूं और यहीं पर है अलीना की बॉडी। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो न्यूयॉर्क में थी ना। और ये कहने के बाद बोलता है बानी ने छुपा दी थी और मुझे पता चला केड से, तुम इतना भूल गए कि हमारा जो मास्टर है एक तरह से केड, वो एक साइकिक है, वो आज बानी से मिला था सुबह सुबह कॉफी शॉप के अंदर और वहां पर उसने उसका माइंड पढ़ लिया था और मुझे बता दिया था। और तभी मुझे लगा ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया कि मैं अलीना को मार दूं और तेरे से भी पीछा छूट जाए हमेशा हमेशा के लिए। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा करने की सोचना भी मत वरना तुझे जिंदा जला दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे, तू अलीना को टच भी नहीं करेगा। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मैं ऐसा ही करने वाला हूं, वो मरने के बाद तेरी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो जाएगी, तो ढंग से केड के लिए काम करेगा और मेरे लिए भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और तभी हम देखते हैं वो सीधा जा रहे थे अलीना के पास, उसी घर में जहां पर इस मोमेंट पे बानी और एंजो हैं। और तभी हम देखते हैं बार बार मना करने की कोशिश कर रहा है बट हम देखते हैं कि स्टेफन किसी की नहीं सुन रहा। और जैसे वो नियर बाय पहुंच जाता है बोलता है तुम अलीना एक इंसान के लिए इतने पागल क्यों हुए जा रहे हो, वो कुछ मैटर नहीं करती मेरे लिए भी और अब तो तेरे लिए भी कुछ मैटर करने लायक है नहीं, ह्यूमन को मारना बहुत आसान है, ऊपर से पहले ही वो कॉफिन में है तो जल्दी काम खत्म करूंगा उसका। और ये कहने के बाद फोन कट करता है और सीधा घर के अंदर जाने की तैयारी करता है। अब फिर हम देखते हैं गेट पे एंजो खड़ा था और अंदर बानी जल्दी से जाके क्योर लेके आने वाली थी जिससे कि उस जगह से छोड़ के आगे बढ़ सके। तभी हम देखते हैं जैसे वो बाहर निकलती है क्योर लेके, हम देखते हैं एंजो उसकी तरफ घूरता है और जमीन पे गिर जाता है और देखते हैं पीछे उसका दिल लिए खड़ा स्टेफन था। और ये देखने के बाद बानी की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और एकदम रोने लगती है। तभी हम देखते हैं एक स्टेक तोड़कर मारने की कोशिश करती है स्टेफन को, बट स्टेफन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ना तुम्हारे पास कोई पावर है। और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी एंजो के खत्म होते ही, तो वो क्योर सीधा लगा देती है स्टेफन को और बोलती है कि तुम ह्यूमन बनोगे। और ये कहने के बाद पूरा इंजेक्शन उसको डाल देती है जिसके अंदर क्योर था और वो जमीन पे गिर जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं इंजेक्शन गिराती है और सीधा भागती है एंजो की तरफ, एंजो को पकड़ती है और रोना स्टार्ट कर देती है और उसको यकीन नहीं हो रहा है कि एंजो की डेथ हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि वो चिल्लाती है दर्द के मारे और एक सोनिक बूम निकलती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका है, बानी का सच्चा प्यार खत्म हो चुका है और वहां पर हम देखते हैं हम बानी क्या करेगी, मैजिक से लाने की कोशिश करेगी जैसे कि उसने पहले किया था जेरेमी को, या फिर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास पूरा मैजिक नहीं है इस टाइम पे। वहीं पे हम देखेंगे स्टेफन अब ह्यूमन बन चुका है तो कैसे हैंडल करेगा इस सब सिचुएशन को। और एक कुछ ही एपिसोड बचे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे रहस्य के पार। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। We'll be right back.